नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम में। दोस्तों, अपने पहले और दूसरे दिन के वीडियो में जहां हम लोगों ने यह बात की थी कि आरओ परीक्षा के लिहाज से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करना है किसी स्टैंडर्ड बुक से, क्योंकि उसका भारांक यानी वेटेज अपने आप में इस परीक्षा में ज्यादा होता है। तो वहीं आज के अपने इस डे 3 के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन चैप्टर्स के बारे में जिनका इस परीक्षा में बचे हुए समय के लिहाज से वे प्राथमिक महत्व के नहीं हैं, क्योंकि उनका एक तो इस परीक्षा में भारांक या वेटेज कम होता है, तो साथ ही साथ उस चैप्टर को पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या भी अपने आप में ज्यादा होती है। इस कारण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स ठहरते हैं जिन्हें यदि हम इस परीक्षा में स्किप भी कर दें, छोड़ भी दें, तो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक दृष्टिकोण से लाभ ही होगा, क्योंकि हम लोग उसे पढ़ने में जाया होने वाले समय को बचा सकेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं और कल पढ़े जाने योग्य स्टडी प्लान को डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमारे इस 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम को साकार किया है और इसको एक सफल प्रोग्राम के रूप में संचालित करने का हमें अनुभव प्रदान किया है, वह हमारे लिए निश्चित तौर पर उत्साहवर्धक है। अभी तक सैकड़ों से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम के हिसाब से ही अपनी तैयारी में जुट गए हैं और 2 दिन उन्होंने काफी अच्छी तरह से उनके जा रहे हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है, जिस प्रकार से लोगों का संख्या इस प्रोग्राम में बढ़ रही है, लोगों की रुचि बढ़ रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी ही यह संख्या 1000 के पार भी पहुंच जाएगी। ऐसे में आपको यह समझना आवश्यक है कि जो भी इस प्रोग्राम को पूरी शिद्दत, मेहनत और ताकत के साथ में अंतिम समय तक इस प्रोग्राम को फॉलो करेगा, उसका अनुसरण करेगा, उसे निश्चित तौर पर इस परीक्षा में सफलता मिलने की काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, उसकी प्रायिकता बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि डे 3 में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अध्ययन करना जरूरी है। डे 3 के बारे में यदि सबसे पहली बात हम लोग देखें कि फैक्ट शीट आपको कौन कौन सी मिलेगी, तो फैक्ट शीट में देखिए, मैं पहले ही बता दूं, 2 फैक्ट शीट जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्रीली अवेलेबल हो जाती है रात में 12 बजे, उसमें सबसे पहली फैक्ट शीट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आज रात 12 बजे। यूपी के जितने भी पार्क्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल पार्क कहां पे है, लेदर पार्क कहां पे है, इस प्रकार के जो अपैरल पार्क कहां पे है, ये सभी का एक सूची मिल जाएगी। उसके साथ में कुछ ऐसी सिटीज होती हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे साइबर सिटी कहां पर है या इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर है, इस प्रकार के भी प्रश्न काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। ये इसका एक पेज आपको मिल जाएगा और साथ में एक पेज आपको दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा यूपी के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, यानी हवाई अड्डे हैं, उनमें कौन सा निर्माणाधीन है, कौन सा प्रस्तावित है, कौन सा बन चुका है, उनका क्या नाम है और क्या स्थान है। आपको पता ही है कि इससे रिलेटेड प्रश्न भी काफी मात्रा में आते रहे हैं और ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रमाण के तौर पर आप देख भी सकते हैं। तो दूसरा आपको पेज मिलेगा इसका। इन दोनों पेजेस को आपको कल के दिन कवर करना है। फैक्ट शीट से आगे बात करें तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट में आपको पता है कि हम लोग भारत का भूगोल कवर कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और इस इंडियन ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स को हमें कल कवर करना है वो दरअसल एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका भारांक बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसा पहला चैप्टर है, वो है जलवायु। जलवायु वाला चैप्टर देखिए, इसका कुछ प्रकृति इस प्रकार की है कि ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअल नेचर का है, यानी यहां पर कॉन्सेप्ट्स आधारित प्रश्न ज्यादा बनते हैं और इस कारणवश यह यूपीएससी की परीक्षा के लिए तो फेवरेट है। यूपीएससी इसको अक्सर प्रश्न पूछती है इस पे, लेकिन पीसीएस की परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न यहां पर नहीं देखने को मिलते हैं। कभी कभार एक आध अंक के ऐसे प्रश्न मिल भी जाते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है और साथ ही साथ ज्योग्राफी इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस, तो यानी कि अपने आप में साइंस है और थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी जरूरी होती है साइंस की इस विषय को पढ़ने में। इस वजह से जलवायु का टॉपिक आपके लिए कोई फैक्चुअल नहीं है, इस वजह से यहां पर प्रश्न भी कम बनते हैं और थोड़ा सा समझ भी आने में दिक्कत होती है। अगर आपने इसे पहले किसी बुक से पढ़ रखा है तो उसे आप जरूर रिवाइज कर लें, परंतु यदि आपने इसे अभी तक किसी भी बुक से नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, परंतु इसे आप
निश्चित तौर पर अपने इसी स्लॉट्स में, जो कोर सब्जेक्ट्स का स्लॉट होता है, 3 स्लॉट वहां पे दिए गए हैं, टाइम टेबल में आप जाके देख सकते हैं। उन स्लॉट्स में आप जाकर, और लूसेंट में जब आप लोग अपवाह तंत्र के बाद वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पर जलवायु नाम का एक चैप्टर उपलब्ध है, वो कर लेंगे। लगभग 1 पेज से भी कम ही का है, आधे पेज का है। और उसके साथ ही साथ घटना चक्र में भी जो प्रश्न यहां पर दिए गए हैं उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। उतने मात्र से ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ये हार्डली इट विल टेक ओनली 1 और 1.5 आवर, उससे ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि यहां पर जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मृदा वाला, ठीक है। यहां पर मृदा नाम का एक चैप्टर है। आपको पता है भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर एक तो चैप्टर का साइज कम है, यानी बहुत ज्यादा पेजेस हमें नहीं पढ़ने हैं। दूसरी बात, इससे पूछे जाने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा हैं, यानी काफी ज्यादा का सेंस कि जितने पेजेस हमको पढ़ने हैं उस हिसाब से काफी ज्यादा हैं। अभी हम लोग ने अपवाह तंत्र वाला चैप्टर जो आज आप पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि काफी सारे पेजेस को पढ़ने के बाद में जहां 3 नंबर का ऑन एन एवरेज बैठ रहा था, तो वहीं इस चैप्टर से हमें 2 नंबर ऑन एन एवरेज बैठ जाता है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो यह पूछा गया है पिछले 2021 के पेपर में 1 नंबर का, उससे पहले 0 नंबर का, उससे पहले 2 नंबर का, और उससे पहले 3 नंबर का। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ इतने महत्व का रखता है ये मृदा चैप्टर। इस वजह से आपको ध्यान ये रखना है कि मृदा चैप्टर जो छोटा भी है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और उसके साथ साथ इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, और इसके लिए आपको जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, डेडिकेटेड स्टैंडर्ड बुक्स, उसी से इसको कवर करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि यहां पर जो है रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। मृदा वाले चैप्टर में खास तौर पर प्रश्नों की पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा देखी जाती है। वही काली मृदा, कपासी मृदा, वही सब प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इस कारण से यहां पर मृदा वाले चैप्टर को हमें घटना चक्र से भी कवर करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हमें स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ना है और घटना चक्र से भी पढ़ना है। यह चैप्टर यहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मृदा वाला चैप्टर। तो मृदा वाले चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, और बल्कि सच कहूं तो आज पूरे दिन में आपको मृदा वाला चैप्टर ही काफी अच्छे से पढ़ना है। बाकी चैप्टर्स कोई भी बहुत ज्यादा महत्व के नहीं है। बात करते हैं अगला चैप्टर जो आपको ज्योग्राफी में कवर करना है, वो है वनस्पति। वनस्पति बोले तो प्राकृतिक वनस्पति के नाम से चैप्टर होगा। यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर नहीं करना है, क्योंकि यह अपने आप में पुनः एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। साथ ही यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, और इसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। यहां पर जब प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं तो हम लोग इसे कवर करेंगे केवल और केवल घटना चक्र से। लेकिन अगर आपने इसे पहले किसी बुक से पढ़ रखा है तो वहां से आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। परंतु आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं उसमें 2 बातें खास तौर पर ध्यान देने वाली हैं। इसे जरूर सुन लीजिए कि वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति वाले चैप्टर में एक टॉपिक हो सकता है आपकी बुक में आए जो कि वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से रहता है। वन स्थिति रिपोर्ट उसमें दी हुई रहती है। अगर आपके पास लेटेस्ट बुक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन की है, तो ही केवल ये वन स्थिति रिपोर्ट को वहां से पढ़ें। अन्यथा की स्थिति में मैं आपको ये वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको फर्दर अपने नोट्स के सेक्शन में दे दूंगा। और यहां पर वन स्थिति रिपोर्ट अगर आपकी लेटेस्ट बुक नहीं है तो मत पढ़िएगा। दूसरी बात, इसी चैप्टर में आपको मिल सकता है, कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि वहां पर कच्छ वनस्पति स्थल, कच्छ वनस्पति स्थल, और उसके साथ साथ वहां पर दिया हो सकता है आपका रामसर साइट्स दी हो सकती हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसमें हो सकता है आपको एक जो है टेबल मिल जाए, और टेबल मिल जाए तो उस टेबल को आपको मोबाइल में, उसको पढ़ने के बाद में मोबाइल में कैद भी कर लेना है। ये यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक उभर के आता है, क्योंकि काफी सारे प्रश्न आपको कच्छ वनस्पति स्थल या फिर रामसर साइट से भी मिल जाते हैं। कुछ पुस्तकों में हालांकि ये यहां पर ना दे करके
इसको अलग से पर्यावरण में शामिल कर दिया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर किसी बुक से पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं, आप हर हाल में कच्छ वनस्पति स्थल और रामसर साइट्स कर लीजिएगा। और अगर आपकी पुस्तक नई है, नई एडिशन की है, तो वन स्थिति रिपोर्ट भी कर लीजिएगा। अगर जिसके पास नई बुक नहीं है उसको मैं नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद यदि बात करें तो तीसरा जो चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चौथा चैप्टर आज जो पढ़ना है आपको, यानी कल के दिन पर 22 तारीख को, वो है आपका जल संसाधन। देखिएगा, जल संसाधन नाम का चैप्टर भी आपको कवर करना है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। किसी किसी बुक में, खासतौर पर पेरियार वाली बुक में, ये सिंचाई नाम से भी उपलब्ध है। सिंचाई नाम से उपलब्ध है। ज्यादातर इसमें ऐसी बातें हैं जो कि प्री में कम ही पूछी जाती हैं, परंतु कुछ एक ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे नहरों की सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में होती है, कुएं से सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में होती है, नलकूप से कहां पर ज्यादा होती है, इस तरह के कुछ डेटा आधारित प्रश्न इस चैप्टर में मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ नहरों के द्वारा सिंचाई की एक सूची मिल सकती है, नहरों के द्वारा सिंचाई, और साथ में कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाला जो प्रश्न है, ये आपका कुछ बुक्स में अपवाह तंत्र में ही मिल गया होगा आपको, और कुछ बुक्स में आपको इस चैप्टर में मिलेगा जल संसाधन में। तो यहां पर आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं वाला निश्चित तौर पर कर ले, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यानी कि आज अगर मैं इन ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स का सार आपको बताऊं, तो यहां पर स्टैंडर्ड बुक्स से आपको क्या क्या चीजें करनी है, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं वहां से आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो एक तो मृदा को बहुत अच्छे से करना है। दूसरी बात, अगर आप पहले प्राकृतिक वनस्पति पढ़ चुके हैं तो प्राकृतिक वनस्पति को भी रिवाइज कर सकते हैं, परंतु उसमें खास तौर पर आप कच्छ वनस्पति स्थल और रामसर साइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तीसरी बात कि आपका जलवायु वाला चैप्टर आप छोड़ दीजिएगा, इसको मत पढ़िएगा। और चौथी बात कि यहां पर ये जो जल संसाधन वाला चैप्टर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी खास तौर पर आप देखेंगे कि जल संसाधन वाले चैप्टर में भी एक पोर्शन आता है जिसमें आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, उसको जरूर से जरूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न बनते हैं। और चूंकि रिपीटेड प्रश्न बनते हैं, इस वजह से आपको यहां पर घटना चक्र में कौन सी करनी है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन से भी देख लीजिए आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो यहां पर जलवायु वाला चैप्टर घटना चक्र से कर लेना है, और उसके बाद आपका जो मृदा वाला चैप्टर है वो घटना चक्र से करना है, और उसके साथ में जल संसाधन वाला चैप्टर, ये तीनों आपको मृदा वाले से ही कर लेने हैं। वनस्पति वाला चैप्टर, ये सभी आपको घटना चक्र से करने हैं। स्टैंडर्ड बुक से आपको ये 3 चैप्टर ही करने हैं, लेकिन उसमें भी प्राकृतिक वनस्पति का पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। जल संसाधन वाले में भी ज्यादातर बस बोल बच्चा नहीं है, मेन उसमें काम की बात है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसको बहुत अच्छे से कर लेनी है। ये रहा आपका ज्योग्राफी का आज का मैटर कोर सब्जेक्ट के रूप में। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप केवल शेड्यूल को फॉलो कर लें और वीडियो ना देखें, तो वीडियो में मैं ये सभी काम की बातें करता हूं, बताता हूं कि किसका कितना वेटेज है और किसका कितना महत्व है, उसको कहां से करने की क्यों जरूरत है। तो इस वजह से आप उसे मिस कर सकते हैं। तीसरी बात यदि मैं करूं कि घटना चक्र से आज हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, यानी घटना चक्र का जो हमारा अलग से एक डेडिकेटेड स्लॉट है, उस स्लॉट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो उसमें आप लोग पढ़ रहे थे मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में वहां पर हम लोग देखते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर हम लोगों को अभी कवर करना है कल के दिन। दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, और दिल्ली सल्तनत में भी उसके तमाम सारे उसके अंदर जो प्रशासन है, प्रशासन और साथ ही कल्चर वाला जो भी पोर्शन है, प्रशासन होगा, साहित्य होगा, कला होगी, विविध होगा, इस प्रकार से जो भी चैप्टर्स हैं दिल्ली सल्तनत का, जो आपके विजयनगर साम्राज्य के बाद में दिखाई पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। केवल इतना ही आपको घटना चक्र में आज के दिन पढ़ना है, और साथ में जो आपने कल पढ़ा है उसका डे 2 का रिवीजन करना है। डे 2 में जो भी प्रश्न आपको परेशान किए थे उनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद यदि बात करें कि लूसेंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, लूसेंट में भी हम लोग क्या कर रहे थे, तो मिडिवल हिस्ट्री ही कवर कर रहे थे। और मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग पहुंच चुके थे
हम लोगों ने वहां पर सल्तनत काल का ही देखा था। यहां पर हम लोग को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, सल्तनत काल की शासन व्यवस्था पढ़नी है। और सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के साथ में यहां पर हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य आपने घटना चक्र वाली बुक में विजयनगर साम्राज्य कल पढ़ लिया होगा, आज लूसेंट में भी उसे आप कवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा ये टॉपिक चूंकि नहीं है, इसलिए आप लोग लास्ट डे का यानी डे 2 का रिवीजन भी एक बार जल्दी से कर लेंगे, डे 2 का क्विक रिवीजन कर लेंगे। ये जो घटना चक्र का डेडिकेटेड स्लॉट है, इसमें आप लोगों को मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, लूसेंट के स्लॉट में लूसेंट पढ़ना है, लेकिन यहां कोर सब्जेक्ट वाला जो 4 स्लॉट यहां पर दिए गए हैं, 3 स्लॉट दिए गए हैं, उन सभी में आपको कोई चूंकि डेडिकेटेड बुक स्टैंडर्ड बुक से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस वजह से इसी स्लॉट में ही आपको घटना चक्र और लूसेंट से ये चैप्टर्स भी कवर करने हैं। आगे यदि बात करें तो घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, कोर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी पर, और हिंदी की जब बात करते हैं तो हिंदी में आपको पढ़ना है जो हम लोग पढ़ रहे थे विलोम शब्द। विलोम शब्द आप लोग आदित्य प्रकाशन की बुक से अथवा जो भी बुक आपके पास है उससे आप इसे कवर कर सकते हैं। और उस विलोम शब्द में यदि आपके पास आदित्य प्रकाशन की बुक है तो 10, 11, 12 पेज नंबर आप लोग उसको वहां से कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपने डे 2 पे पढ़ा था, यानी दूसरे दिन के यानी आज के अपने शेड्यूल में जो भी आपने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।